वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? तैयारी कैसे चल रही है? बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आज की कहानी जो सुनना है शिप्रा मैम की जबानी, इट्स ऑल अबाउट द टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ द बायोलॉजी। हम टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा है प्यारे बच्चों। तो कृपया करके इसको देख लीजिए, क्योंकि ये 10 सवाल आपके एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी रखते हैं और इसके आजू बाजू आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगी बहुत ही कम समय पर। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये वाला देखना है, लीफ का सेक्शन आपको आ सकता है। आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस लीफ में कहाँ होता है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इस रीजन में होता है, इसको हम पैलिसेड रीजन भी कहते हैं, या अगर आप नॉर्मल भाषा में बात करेंगे तो इसे हम मीजोफिल रीजन भी कहते हैं। मीजोफिल जो रीजन होता है उसमें सबसे अधिक मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इस रीजन पे मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अगर मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट है तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी यही होगा। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में आए कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस या मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, तो लीव्स की मीजोफिल सेल्स में होता है। और अगर आपको लेबलिंग इस टाइप का क्वेश्चन कुछ आ जाए तो 2 और 3 रीजन में होगा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस से आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? आपको पूछ सकता है, अगर फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस के क्या स्टेप्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस के टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। बार बार हम इसके बारे में बात करते हैं। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। दूसरा क्या होता है बच्चों, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। एंड तीसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। तो बेसिकली ये हैं 3 स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहाँ होता है और फोटोसिंथेसिस के क्या इवेंट हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन में आपको 2 बताए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा। अगला क्वेश्चन ये है जो कि एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा जी, ये है जो कि क्या है बेटा, ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके एक्टिविटी में हो सकता है कि एक्टिविटी फ्रेम कर दी जाए और उसके ऑल्टरनेटिव आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाए, तो आपको बताना है ये एक्टिविटी किस पर बेस्ड है। मैं आपको बता देती हूँ, मैं सीधे कंक्लूजन बताती हूँ कि इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है। इस एक्टिविटी का कंक्लूजन ये है कि CO2 इज वेरी वेरी नेसेसरी। CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर है? तो ये इस एक्टिविटी का कंक्लूजन है। तो हम कैसे पता लगाए थे, याद होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने इसी टाइप का एक और सेटअप लिया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने प्लांट तो रखा था पर हमने KOH नहीं रखा था, राइट। हमने प्लांट तो रखा था पर हमने क्या नहीं रखा था, KOH नहीं रखा था। फिर हम लोगों ने जब इसकी लीफ निकाल के देखी और इस पर कौन सा टेस्ट किया था बेटा, स्टार्च टेस्ट किया था, तो हमें पता चला कि ये ब्लू हो गई थी। तो हमने ये कंक्लूड किया था कि जो जार A है, ठीक है, हमने क्या कंक्लूड किया था कि जो जार A है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है क्योंकि इसके अंदर KOH नहीं है। और जब आप ग्लास से ढक रहे थे तो यहाँ पे CO2 क्या हो गई थी, ट्रैप हो गई थी यहाँ पे CO2। और ये सेटअप रखा कहाँ पर है बच्चों, सनलाइट में रखा है। ये सेटअप कहाँ रखा है, सनलाइट में रखा है। तो जब आप ढक रहे थे ढक्कन तो यहाँ पे CO2 ट्रैप हो गई थी और लीफ में जाकर CO2 ने क्या जोड़ लिया, CO2 और H2O जुड़े और उन्होंने कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बनाया। और जैसे ही आपने इसकी पत्ती पे तोड़ के स्टार्च डाला, ये ब्लू और ब्लैक हो गए। इसका मतलब ये है कि CO2 है इसमें, इसलिए फोटोसिंथेसिस हो रही है। जबकि दूसरे जार में आपने KOH रखा था, तो X क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि X क्या है, X है KOH। KOH क्या करता है बेटा, KOH एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 की वजह से, CO2 को, जिसकी वजह से इस जार में CO2 नहीं है, नो CO2। अगर CO2 ही नहीं है तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है। अगर कोई फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ तो क्या यहाँ पर कोई स्टार्च बनेगा, नहीं, यहाँ पर कोई स्टार्च नहीं बनेगा। इसलिए पत्तियां स्टार्च के साथ नेगेटिव टेस्ट देती हैं, नेगेटिव टेस्ट टू स्टार्च, नेगेटिव टेस्ट टू स्टार्च। ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो B है KOH। अब इससे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, एक्टिविटी बनाने के लिए बोल सकता है
इसके अंदर क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसके अंदर घुमा फिरा के पूछ सकता है, आपको खुद बनाने के लिए बोल सकता है ये एक्टिविटी कि बताइए कि CO2 इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो भैया ऐसा है कि ये मतलब अगर आर एनवायरमेंट से कोई क्वेश्चन आना है बेटा तो वो क्वेश्चन यही है। अगर आर एनवायरमेंट से कोई क्वेश्चन आना है तो वो यही है। सबसे पहले समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन आएगा। फूड चेन है ये, समझो बात को, फूड चेन है ये क्या है आपकी फूड चेन है। अब फूड चेन में आपको इसमें कितने ट्रॉफिक लेवल दिख रहे हैं बच्चों, इसमें आपको 3 ट्रॉफिक लेवल दिख रहे हैं। कितने ट्रॉफिक लेवल दिख रहे हैं, 3 ट्रॉफिक लेवल दिख रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम हो सकता है, किसी भी फूड चेन में मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल कितने हो सकते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से 3 to 4 हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल कितने हो सकते हैं, ट्रॉफिक लेवल मतलब एनर्जी लेवल कितने हो सकते हैं, 3 से 4। ठीक है, उसके बाद फूड चेन जो होती है उसमें एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, ये भी याद रखिएगा। फूड का जो एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने बात की कि सन कितनी एनर्जी, सन से प्लांट की ओर कितनी एनर्जी जाती है, ओनली 1%। पर प्लांट से अदर ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी जाती है, बताइए मुझे। अदर ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी जाती है, 90% लॉस हो जाती है और 10% अदर ट्रॉफिक लेवल को मिलती है। दिस इज द 10% लॉ। ठीक है, तो अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अब इसमें क्या हो सकता है कि ग्रासलैंड की फूड चेन बनाइए। आपको ग्रासलैंड की फूड चेन बनाना आना चाहिए बेटा, ग्रासलैंड की आना चाहिए और एक एक्वेटिक आनी चाहिए। ग्रासलैंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्रास बना देना, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक और हॉक। और पॉन्ड की आएगा तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ज़ूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस और लार्ज फिशेस। क्लियर, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, स्मॉल फिशेस एंड लार्ज फिशेस। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक जो है, ठीक है, ACE, तो आपको ये बताना है कि तीनों वर्टिकल रोज में A, C और E में जो है मोर एनर्जी, हाँ सबसे अधिक किसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो अगर आपको मैं बात करूं तो सबसे अधिक एनर्जी का लॉस कौन कर रहा है, A कर रहा है, क्योंकि प्लांट के पास सबसे अधिक एनर्जी मिली सन से। तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस कौन कर रहा है बच्चों, मैक्सिमम एनर्जी लॉस कर रहा है आपका A। ठीक है, एनर्जी लॉस ये कर रहा है। मैक्सिमम एनर्जी मिल किसको रही है, मैक्सिमम एनर्जी किसको मिल रही है भैया, प्लांट को मिल रही है मैक्सिमम एनर्जी, इसीलिए वो मैक्सिमम एनर्जी को लॉस भी कर रहा है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी कौन लॉस कर रहा है, मिनिमम एनर्जी लॉस कर रहा है भैया ये। ठीक है, लॉस कर रहा है शेर। और मिनिमम एनर्जी मिल किसको रही है, मिनिमम एनर्जी गेन भी किसको हो रही है, शेर को, लॉइन को। तो लॉइन को मिनिमम एनर्जी लॉस भी कर रहा है लॉइन, और मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी गेन भी उसी को हो रही है। तो सबसे कम एनर्जी लॉस कौन कर रहा है, E। सबसे कम एनर्जी मिल कौन से एरो से रही है, D। मैक्सिमम एनर्जी लॉस जो है तो किस एरो से हो रहा है, A से। मैक्सिमम एनर्जी मिल किसको रही है भैया, प्लांट को, हालांकि नहीं दिया है तो यहाँ पे B एरो से मैक्सिमम एनर्जी। क्लियर है, ये बात इस तरीके से पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन से कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई सिचुएशन दे दी गई है, आपको बोला गया कि गर्म हाथ रख दिया, गर्म पानी में हाथ रख दिया, सुई में रख दिया, नी में जर्क हो गया, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट होगा। इट इज द सडन इनवॉलेंटरी एक्शन डन बाय योर बॉडी इन विच स्पाइनल कॉर्ड गिव्स द सिग्नल टू द अफेक्टेड ऑर्गन इमीडिएटली जस्ट आफ्टर गेटिंग द सिग्नल ऑफ स्टिमुलस। क्लियर है, तुरंत भेजती है। अब इसमें आपको पूरा पाथवे के लिए पूरा डिटेल भी आ सकता है, डिटेल भी आ सकता है बच्चों, पूरा डिटेल लिखने के लिए भी आ सकता है रिफ्लेक्स एक्शन पे, या ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर मैं पूछूं कि A क्या है बच्चों, तो A है आपका सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, A क्या है आपका सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन किससे कनेक्टेड होते हैं, रिसेप्टर से कनेक्टेड होते हैं। रिसेप्टर कहां कहां होते हैं, रिसेप्टर आई में होते हैं जिनको हम कहते हैं विजुअल रिसेप्टर, टंग में होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गस्टेटो रिसेप्टर, नाक में होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, कान में भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर, स्किन में होते हैं जिन्हें हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। इन सब जगहों से क्या निकलती है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है ये आपकी कहां जाती है, सेंसरी न्यूरॉन जाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। कहां जाती है बेटा जी, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल किसको दिया जाता है, रिले न्यूरॉन को। किसको दिया जाता है, रिले न्यूरॉन को। रिले न्यूरॉन के बाद सिग्नल दिया जाता है मोटर न्यूरॉन को। किसको दिया जाता है, मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन से सिग्नल जो है ये जाती है मसल में। कहां जाती है, मसल में। उसके बाद मसल क्या हो जाएगी बच्चों जी, कॉन्ट्रैक्ट।
मसल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और आप तुरंत अपना हाथ हटा लेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है इट इज नॉट अंडर योर विल। अगर आप सोच रहे हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन आपके विल के कंट्रोल में है तो ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। समझ में आई बात, ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। डिटेल से पूछा जा सकता है, डायग्राम बेस पूछा जा सकता है, या आपको वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ए और सी आपको बताना है भैया जी। ए और सी पार्ट क्या है, तो ए और सी है आपका सेंसरी न्यूरॉन और द रिले न्यूरॉन। ए सी है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट इज, अब आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये बता रही हूं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो भैया, जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैं, जितने भी आपके सिलेबस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऐसा नहीं हो सकता कि उनसे क्वेश्चन ना आए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग। इनमें से क्वेश्चन आएगा। अब वन वर्ड में भी आ सकता है, डिटेल में भी आ सकता है। इनका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जो है वो भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड में भी डायग्रामा लिख दिया मैंने, देख लो तो मुझे देख लो, हे भगवान बचा दो, तुम्हारे टेंशन में मुझे क्या हो गया है। ऊपर से इनका डायग्राम भी आ सकता है, ये वन वर्ड में भी लल्ला पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल तो रट्टा मार लीजिए, रट्टा मार। ठीक है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रीजनरेशन का एग्जाम्पल प्लेनेरिया हाइड्रा, बडिंग का एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट, और फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, स्पोर फॉर्मेशन का राइजोपस और पेनिसिलियम, बाइनरी फ्यूजन का अमीबा लिशमानिया पैरामीशियम, उसके बाद मल्टीपल फ्यूजन का प्लाज्मोडियम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी आ सकता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे प्लांट का हो विच इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, चाहे एनिमल का हो, लल्ला सेक्सुअल आए नहीं आए ये आएगा। क्लियर? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। डायग्राम। अब देखो ग्लैंड में से क्या आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ग्लैंड को लेबल करने के लिए आए, पर ग्लैंड में क्या आ सकता है मैं आपको बताती हूँ। ग्लैंड कौन सा, मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है पेंक्रियाज बेटा और गोनाड्स, मतलब टेस्टिस और ओवरी। ये दोनों ग्लैंड से क्वेश्चन आने की संभावना है। इवन ग्लैंड आपकी है कितनी, पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी से आपको कौन सा हार्मोन पढ़ना है बेटा जी, ग्रोथ हार्मोन। ज्यादा निकलेगा तो गाइगेनेटिज्म, कम निकलेगा तो ड्वार्फिज्म। फिर आपकी एक ग्लैंड है विच इज कॉल्ड एज थायरोक्सिन, थायराइड थायराइड से कौन सा ग्लैंड हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन। ज्यादा निकलेगा तो क्या हो जाएगा भैया, आप थिन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। कम निकलेगा तो आपको गोइटर नाम की बीमारी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका कौन सा है नेक्स्ट, कौन सी आपकी एड्रेनल ग्लैंड, कौन सी है बेटा जी, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल कौन से निकालती हार्मोन, एड्रेनिलिन। एड्रेनिलिन क्या करता है, फ्लाइट, ठीक है, फाइट और फियर, फ्लाइट फाइट और फियर। मेरी हैंडराइटिंग में मत जाओ, मेरी आवाज सुनो, सब लिखा हुआ है। तो ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, ये ग्लैंड जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि ऊपर जो है ये कौन सी ग्लैंड है, ये एड्रीनल है, देखो ये ऊपर एड्रीनल है। ये कौन सी है बेटा, थायराइड है, बटरफ्लाई शेप की जो आपको दिख रही है। ब्रेन में कौन सी होती है, पिट्यूटरी। देखो एनसीईआरटी का ही पूरा डेटा है, कहीं कुछ बाहर से नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो ये क्या होती है, ध्यान से देखो, एफ क्या है, दिस इज द टेस्टिस, ये क्या है ओवरी, डी क्या है पेंक्रियास। पूरी ग्लैंड जो आपकी एनसीईआरटी में दी है, कहीं अलग से नहीं दिया है, तो ऐसे लेबलिंग करने के लिए भी आ सकता है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आता है रेस्पिरेशन का इक्वेशन लिखने के लिए आ सकता है। उसमें आपका एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है लल्ला, इसकी प्लेस क्या होती है, क्या इक्वेशन है, कहां पर होता है, कितनी एटीपी निकलती है। तो इसका कंप्लीट जो है रिएक्शन आ सकता है, कंप्लीट रिएक्शन आ सकता है बेटा। कहां पर होता है आपको पता है, ग्लूकोज से पायरुवेट में कहां कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। पता है आप लोगों को ये प्रोसेस कहां पर होती है बच्चों, ये प्रोसेस होती है के ये ग्लूकोज से लेकर, चलो ये मुझे कई बार पढ़ा चुकी हूं तो पढ़ाने के मन नहीं है, पर एक बार बता देती हूँ। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में आप कहां बनाते हो बताओ जल्दी से, हम बनाते हैं इन द साइटोप्लाज्म। हम कहां बनाते हैं बेटा जी, साइटोप्लाज्म। और अब इस पायरुविक एसिड को तुम कहां लेके जाते हो बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां लेके जाते हो, माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर इस पायरुविक एसिड से CO2, H2O और ATP, करीब 36 से 38 ATP बनाते हैं।
CO2 को आप एक्सहेलेशन से बाहर कर देते हैं और ATP को आप स्टोर कर लेते हैं। समझ में आई बात? तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों की कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहां होता है? तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो कंप्लीट ब्रेकडाउन कहां होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। तो क्लियर है बच्चों कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है भैया, समझ में आई बात? एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये क्या है आपका? अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अगर आपकी मसल में हो रहा है तो इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो आपके में ऑक्सीजन है नहीं भैया, ऑक्सीजन अगर आप पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाना चाहते हो बेटा तो ऑक्सीजन चाहिए। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, डिस्को में गए हैं, ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, तो आपका जो पायरुविक एसिड है वो साइटोप्लाज्म में ही लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इससे सिर्फ 2 ATP मिलती है, पर ठीक है, लड़की के सामने इंप्रेशन जमाने के लिए 2 ATP ही काफी, और आप डांस करते रहते हैं, पर आपके पैरों में बहुत दर्द होता रहता है क्योंकि लैक्टिक एसिड जमता जाता है। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये याद रखिएगा। बस रूप चेंज हो जाता है, इसलिए एनर्जी निकलती है जो कि 2 ATP है। दोनों ये सारी प्रोसेस कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म में। कहां हो रही है? ये सारी प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। यहीं पर अगर आप बात करेंगे बैक्टीरिया क्या करता है, ईस्ट क्या करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो वो पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड की जगह इथेनॉल में कन्वर्ट कर लेता है। किस में कन्वर्ट कर लेता है? इथेनॉल में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बेटा CO2 नहीं निकलती है, ये बात याद रखिएगा। समझ में आई बात? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं निकलती है, नो CO2। पर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 निकलती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फर्मेंटेशन क्या है, एल्कोहल कैसे बनता है, लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, ये सब अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोट्रॉफिज्म। अब सुनो, फोटोट्रॉफिज्म आपको पता है तो आपको ये पूछा जा सकता है कि प्लांट में मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, अब आपसे ट्रॉफिज्म क्या है, ठीक है, कितने टाइप का होता है, मैंने तो फोटोट्रॉफिज्म लगाया है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है, मैंने तो फोटोट्रॉफिज्म लगाया है कि अगर आपके प्लांट का मूवमेंट लाइट की ओर हो रहा है, अगर आपका स्टिमुलस लाइट है तो दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉफिज्म। पर प्यारे बच्चों ट्रॉफिज्म में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पूरा ही मूवमेंट ऑफ द प्लांट इट इज इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि डायग्राम दे दिया हो, उसमें प्लांट को सनलाइट की ओर दिया हुआ और आपसे पूछे कि बताइए कौन सा मूवमेंट है, तो आपको बताना पड़ेगा फोटोट्रॉफिज्म। हो सकता है रूट को ग्रेविटी की ओर दिया है या ग्रेविटी से ऑपोजिट दिया हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा ऑप्शन में कि सही है गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको ट्रॉफिक जो मूवमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? ऑल द ट्रॉफिक मूवमेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर यू बच्चों। ठीक है, जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट है ना ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कौन कौन से हो। फोटोट्रॉफिज्म द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से होता है। मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, दिस इज द जियोट्रॉफिज्म। मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स द वाटर, हाइड्रोट्रॉफिज्म। मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग, दिस इज द कीमोट्रॉफिज्म, क्योंकि एग बुलाता आओ मेरे पास जानू मैं केमिकल निकालती हूँ आओ। उसके बाद होता है थिग्मोट्रॉफिज्म, जो टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल का क्वेश्चन भी आ चुका है बेटा पैसेज बेस में। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल टुवर्ड्स द सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रॉफिज्म। थिग्मो स्टिमुलस क्या है? टच। थिग्मो का मतलब टच होता है। ठीक है, टच या सपोर्ट, तो ये भी याद करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 3 parts of the hind brain. Actually hind brain is not the important part. ये जो medulla oblongata है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे ब्रेन में अगर आपसे कोई चीज पूछी जाएगी तो वो है medulla oblongata, medulla oblongata, और एक आपसे पूछा जाएगा सेरिबेलम। इन दोनों का फंक्शन ना बेटा रट लो, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम का फंक्शन जो है इसको आप रट लीजिए। ठीक है, और एक सेरिब्रम का, सेरिब्रम थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, तो सेरिब्रम का फंक्शन मैं आपको बता देती हूं क्या है। थिंकिंग, मेमोरी और इंटेलिजेंस, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब सेरिब्रम के काम है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा सारे गंदे गंदे काम जैसे हार्ट बीट, सॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ठीक है, ये इसके काम होते हैं। इवन रेस्पिरेशन भी, इवन रेस्पिरेशन भी कौन कंट्रोल करता है? आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का एक मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी कंट्रोल करता है। सेरिबेलम बॉडी में जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, ठीक है, जितना भी, अच्छा जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है वो कौन कर रहा है? इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। पर जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं ना बॉडी में
उनको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो आपकी बॉडी में पोस्चर जो होता है कि राइट के बाद लेफ्ट पैर उठेगा, लेफ्ट के बाद राइट पैर उठेगा, वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो जो पोस्चर कंट्रोल करने का काम है वो सेरिबेलम का है। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ब्रेन के जो कहीं ना कहीं पूछे ही जाएंगे, तो ये तीनों चीज याद करेंगे आप। अगला क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो सकता है कि आपको फीमेल, मेल का जनरली नहीं आता, फीमेल इंपॉर्टेंट है बेटा। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये पूछा जाता है आपसे। अब ये आपको बनाने के लिए भी पूछा जा सकता है बेटा, और ये आपसे लेबलिंग भी करने के लिए पूछा जा सकता है। इसमें और क्या क्वेश्चन आता है कि ओवरी क्या है, ओवरी के फंक्शन क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन ये है। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओवरी, ओवरी की फंक्शन बताइए क्या होता है, ओवरी का फंक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने लिखा भी है ये, ठीक है। उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ये, और तीसरा प्लेसेंटा के बारे में पूछा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपसे। क्लियर है, समझ में आई बात? क्लियर। और यहां पर देखो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इसको कैसे भूल जाओगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बेटा इससे क्वेश्चन आएगा। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड में आएगा कॉन्डम और डायफ्राम, केमिकल मेथड में आएंगे पिल्स, ओरल पिल्स और वेजाइनल पिल्स। वेजाइनल पिल्स किल द स्पर्म एंड ओरल पिल क्या करती हैं, ये यूट्रस में मेक द चेंजेस सो दैट द स्पर्म कैन नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इट इनहिबिट द ओव्यूलेशन, ठीक है। तो बहुत सारे काम होते हैं, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये सब आपको कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड आने चाहिए, ठीक है। एक और आता है कि कौन सा मेथड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोक सकता है, कॉन्डम रोक सकता है, ठीक है। चलिए अब देखो, एक है सेक्स डिटर्मिनेशन, ध्यान से सुनना। सेक्स डिटर्मिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आई थिंक 10 मैंने बता दिए हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने % प्रोबेबिलिटी है, एक ह्यूमन बीइंग स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि लड़का बनेगा या लड़की। इसके लिए आपको ना क्रॉस ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों, समझ में आई बात। इसके लिए आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, क्रॉस ड्रॉ करना पड़ेगा। और क्रॉस ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, एक जगह पे लिखो बेटा फीमेल, दूसरे जगह पे लिखो बेटा मेल। फीमेल में क्या लिखोगे बेटा जी, XX लिखना, मेल में क्या लिखोगे, XY लिखना। क्या कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पहले आपको गैमेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, याद है तुम लोगों को। अब या तो तुम इसको पुनेट स्क्वायर से शो कर लो, पुनेट स्क्वायर बना लो यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से एक स्क्वायर बना लेना तो ज्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ऊपर साइड लिख लो मेल और नीचे साइड लिख लो फीमेल। फीमेल को प्लस से दिखाते, मेल के क्या गैमेट है, X है और Y है, फीमेल के क्या गैमेट है, X है और X है। अब देखो बच्चों, X को X से फ्यूज करोगे तो XX बनेगा, X को Y से फ्यूज करोगे तो XY बनेगा। यही बनेगा या नहीं बनेगा? तो 50% चांस है कि क्या बनेगा बताओ, 50% चांस है कि XX बनेगा और 50% चांस है कि XY बनेगा। तो कभी किसी मेल को नहीं पता होता है कि लड़का बनेगा या लड़की, पर फिर भी अगर हम किसी एक को बताना चाहते हैं कि हु विल डिटरमाइन द सेक्स, तो जो मेल होते हैं, मेल लड़के जो होते हैं वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आ सकता है, पर इवन बॉयज डिडंट नो कि कौन सा बनेगा, लड़का या लड़की। सो देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी की लड़की बनेगी, 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि लड़का बनेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सो दीज आर द मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चन, जिनके आसपास भी कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया बच्चों, ठीक है। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द लर्निंग दैट इज दैट दो नो वन के टेक अवे फ्रॉम यू, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आपको आता है, तो दुनिया की कोई ताकत इससे आपको नहीं छीन सकती है। मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताए, पूरे 10 ना है पर इसमें से 5 जरूर आएंगे, ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे बायोलॉजी में 10 के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर फिलहाल के लिए वीडियो का एजेंडा टॉप 10 क्वेश्चन बनाना था। इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बायोलॉजी आपको पूरी आती है, बस अपने ऊपर मन में विश्वास रखिए और बायोलॉजी में फोड़ के आइए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।